गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और आज हम सीखेंगे एक्सेल टेबल में फॉर्मूले लगाना, उनको सॉल्व करना और एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करेंगे। तो देखिए, जो हमारी जो टेबल है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगी जितना अभी हम एग्ज़ाम से पहले सोच रहे हैं। उतना हार्ड वहाँ पर न तो एग्ज़ाम होगा और ना ही टेबल वगैरह और लेटर और जॉब फर्स्ट का जो मैटर है वो इतना हार्ड नहीं आएगा। तो इस टेबल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये अपनी एक क्लास 10th की एक ये मार्कशीट है। कुछ मार्कशीट क्या, आप समझ लो कुछ 10 छात्र हैं तो उनके मार्क्स हैं। तो सब्जेक्ट दिए हैं इसमें और नंबर भी दिए हुए हैं और इस टेबल में हमको उनका टोटल भी निकालना है फॉर्मूले से और परसेंटेज भी निकालना है कि इनका टोटल का कितना प्रतिशत रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राजेश जो पहले नंबर पे है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, राजेश को हिंदी में 60 नंबर मिले, अंग्रेजी में 65, गणित में 55 और सामाजिक विज्ञान में 85 और विज्ञान में 69 और संस्कृत में 83। तो इनको हम जोड़ेंगे और फिर इनकी परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आपको पता ही होगा कि एक्सेल में अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं मैनुअल तरीके से तो फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल का चिन्ह जरूर लगाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा दिया। इक्वल मतलब बराबर का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 60 लिखा है, हिंदी में 60 नंबर आए हैं राजेश के, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जो नंबरिक की होती है ना, जो नंबरिक कीबोर्ड, वहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया होता है, उस प्लस के चिन्ह को दबाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी में कितने आए, 65, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद 55 जो गणित में नंबर आए हैं उस पर क्लिक करेंगे। फिर प्लस का चिन्ह, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, फिर प्लस का चिन्ह, फिर विज्ञान, फिर प्लस का चिन्ह, फिर संस्कृत। अब देखिए, ये C3, D3, E3, F3, G3, H3 ये होता है हमारे जिस सेल का एड्रेस। जो नंबर दिए हैं उनका मतलब ही यही है। अब हम अपनी एंटर दबाते हैं। तो देखिए, टोटल आया है राजेश का 417 नंबर। अब हम ऐसे तो नहीं बार बार हर किसी का करेंगे, जैसे 2 राजेश हो गए हैं तो अब नीचे वाले राजेश का हम सेम ऐसे नहीं निकालेंगे। ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और वहाँ पर वैसे तो 30 मिनट मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे हर किसी का सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। इससे तो अच्छा है कि हाथ से लिख लें, वह ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, जो 417 है ना उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना जो कर्सर है उसको यहाँ पे लाइए कोने में। अब देखिए, अपना जो पॉइंटर है ना वो कर्सर वाला, वो एक छोटे प्लस के आइकन में बदल गया होगा और थोड़ा डार्क सा भी दिख रहा होगा। तो जब वो चेंज हो जाए उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके और इस प्लस के चिन्ह को नीचे जहाँ तक आपको जोड़ना है, मतलब टोटल निकालना है फॉर्मूले की वैल्यू, वहाँ तक ड्रैग करते हुए लाओ। देखिए, सबके टोटल निकल आए हैं। जितने भी इनके मार्क्स हैं वो सबके एकदम एक्यूरेट नंबर निकल आए हैं। चाहे तो आप अपने कॉपी पेन से भी निकाल के देख लेना, यही वैल्यू निकलेगी। तो देखिए, इनका टोटल तो आ गया। अब इनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे, फिर से बराबर का चिन्ह और
इनका टोटल कितना है 417। तो 417 पर क्लिक किया, उसके बाद डिवाइड का चिन्ह, कितने सब्जेक्ट हैं 6, तो माफ करना थोड़ी मिस्टेक होगी, अभी मैं बराबर का चिन्ह, उसके बाद 417 पर क्लिक किया, उसके बाद डिवाइड का चिन्ह और 6 दबाया मैंने। अब मैं करता हूँ एंटर। देखिए इसकी परसेंटेज निकल आई है, पहला वाला जो राजेश है उसकी 69.5। अब सेम वही प्रोसेस, माउस को कोने पर लाओ और छोटा वाला प्लस का आइकन आ जाए, उसके बाद इसको ड्रैग करते हुए नीचे लाओ। तो देखिए सबकी वैल्यू निकल के आ गई है। अब ये मत सोचना कि ये क्या हो गया, ये किसी में ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं। तो देखिए इसमें जैसे मैं पहले सेकंड वाले राजेश की बात करूं तो उसका 64.83 333 है। तो इसमें आप अगर इसकी वैल्यू माने तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर रहती है, वैसे 2 नंबर रहती है, 64.83 या 64.8 बोल दो। तो ये इनकी एक्यूरेट वैल्यू निकल के आ गई है। उसके बाद अपनी टेबल को सेव करता हूँ, मेरी टेबल ये सॉल्व होके सेव हो गई है। तो देखिए फॉर्मूले लगाने, एक तो इस तरह की टेबल आएगी जो नॉर्मली है, नॉर्मल तरीके वाली, ऐसी ज़्यादा टफ नहीं आएगी। अब मैं किसी दूसरी टेबल को देखता हूँ, ये अपनी डेमो में मैंने बताया ही था। अब इस टेबल को मैंने दोबारा ओपन इसलिए किया है कि एक कमेंट आया था, कल जो डेमो कराया था मैंने, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए मैंने इस टेबल को ओपन किया है। तो अभी मैं इसको रीओपन करता हूँ थोड़ा। ये मेरी रीओपन हो गई है टेबल। तो उस कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आया था उसमें लिखा था कि आपने जो महंगाई भत्ता होता है वो मूल वेतन में जोड़ क्यों दिया है, और मकान का जो भत्ता होता है वो मूल वेतन में जोड़ क्यों दिया है, इनको जोड़ने की बजाय घटा दिया जाना चाहिए था। तो देखिए जो हमारे महंगाई भत्ता होता है और मकान का जो भत्ता होता है, मूल वेतन का जो महंगाई भत्ता और मकान का भत्ता होता है वह हमेशा जुड़ता ही है। और जैसे जहाँ तक मुझे पता है, जैसे जो जीपीएच होता है और शायद हाउस रेंट वगैरह और जो पीएफ, तो ये सब अगर होते मूल वेतन के तो फिर वो हम मूल वेतन में से कम करते। फिलहाल ये महंगाई का भत्ता है और मकान का भत्ता है, तो ये सब जुड़ेंगे दोनों की दोनों। अगर पीएफ या जीपीएच होता है और एचआरए अगर ये होते तो फिर ये मूल वेतन में से कम होते। अब उन्होंने एक ऑप्शन उठाया, मतलब एक बात बोली थी मुझसे कि आपने शुद्ध वेतन नहीं निकाला है, आपने तो टोटल वेतन मतलब कुल वेतन कर दिया है। तो देखिए इनका कुल वेतन समझ लो या शुद्ध वेतन समझ लो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही शुद्ध लैंग्वेज लिखी गई है ये। अब टेबल आपको समझनी तो पड़ेगी, ये तो है। टेबल अगर आप नहीं समझोगे तो वहाँ पे आप गलत वैल्यू भर दोगे। अब हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें नाम अपना डालो, जो भी आपका नाम हो, सेम ऐसी टेबल आएगी, मतलब फॉर्मेट, टेबल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन टेबल की फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट तो ऐसी ही आएगी वहाँ पर।
आपके लिए। अब मैं टेबल पे जैसे आपका जो भी नाम हो वहाँ पे नाम डाल देना, आपका जो भी रोल नंबर हो वो रोल नंबर डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है, ये तो मैंने सॉल्व करना बहुत बार बता दिया है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। बराबर का चिन्ह लगाओ, 13,500 पर क्लिक करो, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाओ। अब कितना परसेंट है महंगाई का भत्ता? 10%। उसके बाद भाग का चिन्ह लगाओ, उसके बाद माफ करना कीबोर्ड काम नहीं कर रहा उधर वाला, 10, उसके बाद 100। तो देखिए 1350 निकल आया है। हालांकि फॉर्मूले इसमें कई तरीके से लगाए जा सकते हैं, पर मैं जो इजी है जिसको सब लोग लगा सकें उसी फॉर्मूले को बता रहा हूँ। अब इसका 5%, अब 5% निकालें या पहले इसको ही पूरे कॉलम को सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने बताया था अभी छोटा वाला प्लस, इसको ड्रैग करते हुए नीचे लाओ, ये देखिए टोटल आ गया है। अब क्या करना है? 5% निकालना है, बराबर का चिन्ह लगाओ, 13,500 पर क्लिक करो, गुणा का चिन्ह, 5% है उस तो 5 पर 5 लिखो, उसके बाद भाग का चिन्ह, 100 दबाओ और एंटर दबाओ, 675 रुपये निकलता है। फिर से कॉलम को ड्रैग करते हुए भरो, भर दिया। अब क्या करना है? अब इसको जोड़ना है। अगर पीएफ, जीपीएच और एचआरए होता तो ये मूल वेतन में से ये दोनों 1350 और 675 प्लस होके 13,500 में से माइनस हो जाते। उसके बाद जो शुद्ध वेतन होता वो हमारा निकल आता। फिलहाल ये सब जुड़ेंगे तो ही शुद्ध वेतन निकलेगा। तो अब बराबर का चिन्ह लगाता हूँ, फिर से 13,500 पर क्लिक करता हूँ, प्लस का चिन्ह लगाता हूँ, 1350 पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद प्लस का फिर से चिन्ह, 675 पर क्लिक किया, उसके बाद फिर एंटर, 15,525 टोटल निकलता है अपना। फिर से कॉलम भर दो पूरा और टेबल हो गई अपनी कंप्लीट। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी तक मैंने किसी से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, आपको पूरी तरह से मदद दी जाएगी। अब इधर देखता हूँ मैं कौन सी एक टेबल और है, तो अभी कोई टेबल नहीं है अपने पास, तो मैंने 2 टेबल सॉल्व करना बता दिया है। अब मैं कोई देखता हूँ कोई और टेबल होगी तो मैं उसको ओपन करता हूँ। तो ये मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था अक्टूबर महीने में, तो उसमें भी समझाया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ इस वीडियो में। ऐसी टेबल भी वहाँ पर आ जाती है सॉल्व करने के लिए। तो ये सेम वैसी ही रहेगी, लेकिन फ़िलहाल इस टेबल को समझना होगा दोबारा से। तो इसमें बता रहा है ग्वालियर की सीमा में संचालित होटलों की दरें। होटल का नाम दिया है और उसमें बेसिक चार्ज दिया है। बेसिक चार्ज पर 5% जीएसटी और बेसिक चार्ज पर 10% एसजीएसटी, और उसके बाद फिर बेसिक चार्ज पर 50% की छूट। फिर उसके बाद हमें डे चार्ज जो पेमेंट करना होगा वो देना पड़ेगा। तो वो कितना होगा?
तो इसमें जो बेसिक चार्ज है, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो उसमें आपसे होटल वाले ने बोला कि किसी रूम का आपसे 8,500 रुपये लिया जाएगा, यानी रूम का आपसे बेसिक चार्ज यानी 8,500 लिया जाएगा। उस पर 5% GST रहेगी और 10% SGST रहेगी। 8,500 पर 5% GST और 10% SGST। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अपना ये, तो उसमें दे रखा है कि बेसिक चार्ज पर 50% की छूट भी आपको मिलेगी। 50% छूट काटने के बाद किस पर? बेसिक चार्ज पर। न कि ऐसा मत कर देना आपके बेसिक चार्ज को आपने जोड़ लिया, 5% GST का जो भी टोटल निकलता है उसको जोड़ लिया, 10% GST निकलता है, SGST निकलता है उसका जोड़ लिया, उसके बाद आप 50% छूट दे दो, तो ऐसे अपनी वैल्यू पूरा भी जो भी कैलकुलेशन होगा वो सब गलत हो जाएगा। करना कैसे होगा? तो देखिए हमारा बेसिक चार्ज है ना, तो बेसिक चार्ज हमारा फ़िलहाल कितना है? 8,500। तो करीब एक अनुमान लगाइए, 8,500 का 50% कितना होगा? करीब 4,250 रुपये के लगभग होगा। तो मैं देखता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। अभी नई टेबल बनाई थी ये। 8,500 पर क्लिक किया, डिवाइड का चिन्ह दिया और 2 एंटर दबाता हूँ, मेरी वैल्यू सही निकली है। तो ऐसे सबका पहले हमें बेसिक चार्ज का 50% निकालना होगा GST निकालने से पहले। तो इन सबका मैं 50% निकाल लेता हूँ। सबके 50% निकल आए। अब हम GST निकालेंगे। बराबर का चिन्ह, 8,500 गुणा का चिन्ह, कितने परसेंट GST है? 5, भाग का चिन्ह 100, भाग समझते होंगे, डिवाइड का चिन्ह 425 रुपये हो रहा है। तो ड्रैग करते हुए नीचे लाते हैं, सबका टोटल निकल आया है। अब बात करते हैं 10% GST की। तो सेम प्रोसेस वही, बराबर का चिन्ह, 8,500 पर क्लिक करते हैं, गुणा का चिन्ह, 10% है GST 10, उसके बाद भाग का चिन्ह, गुणा भाग 100, फिर एंटर। इसमें निकलता है 850। तो इसको भी ड्रैग करते हैं। तो देखिए हमारे जो 4 कॉलम खाली थे उसमें से 3 तो सॉल्व हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो 8,500 है ना, उसमें से 4,250 माइनस करेंगे। तो देखिए अब ये वाला लास्ट वाला वो है ना कॉलम, कैसे भरेंगे? तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं हम, 8,500 पर क्लिक करते हैं, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारा बेसिक चार्ज पर 50% छूट है यानी 4,250 रुपये, उस पर क्लिक करेंगे। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाने के बाद 425 पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाने के बाद 850 पर क्लिक करेंगे। अब एंटर दबाओ। तो देखिए अपना टोटल देय चार्ज यानी पेमेंट कितना करना है हमको वह निकल आया है। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देख लो मोबाइल से या अपने कॉपी पेन पर देख लो, वैल्यू इतनी ही निकलेगी। क्योंकि अब इसको हम ड्रैग करते हैं और नीचे लाते हैं। तो देखिए अपने जो कॉलम है ना वो पूरे भर चुके हैं। अब आप एक बार इस टेबल को देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये टेबल कुछ टफ सी लग रही है।
तो इसको आप अगर समझ में नहीं आया है तो रिपीट करके वीडियो देख लें। अगर उसके बाद भी नहीं आया है समझ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कुछ न कुछ आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर किसी को फिर भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप कर देना मुझे। तो देखिए एक बार आप इस टेबल को अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले जो हमारा ITI का जो पहले दिन का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर हम क्या करें, और दूसरे दिन जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर क्या करें और किस चीज़ की सावधानी रखें। तो देखिए पहले दिन की हम बात करें तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम सेंटर में एडमिट कार्ड ले जाते हैं और कोई ID प्रूफ ज़रूर ले जाना साथ में, क्योंकि वहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी विदाउट ID प्रूफ के। और दूसरी बात, जब आप जॉब फर्स्ट या जॉब सेकंड या जॉब थर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर या तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो या फिर घबराएं नहीं। जो भी चीज़ है वो नॉर्मल तरीके से ही करें। और हाँ, अपना जो जॉब फर्स्ट वाला टाइपिंग वाला जो मैटर है उसको टाइप करने से पहले, उसको टाइपिंग शुरू करने से पहले, यानी वो टाइपिंग ही शुरू होने से पहले ही अपना मंगल फॉन्ट लगा के रखें, जिससे आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि उसमें मंगल फॉन्ट है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो आप वहाँ के ऑपरेटर से कांटेक्ट करिए और वो कुछ ना कुछ आपका समाधान निकालेंगे। अगर है तो अच्छी बात है, वैसे नहीं, गड़बड़ नहीं होती है, सब चीज़ टेस्ट होती है वहाँ पे। फिर भी बाई चांस गलती से किसी न किसी कंप्यूटर में दिक्कत दे जाता है या फिर नहीं डल पाता है तो आप ये चीज़ वहाँ पे चेक कर लेना है। और हाँ, जो भी लोग हैं वो वहाँ पर कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का CPU नीचे रखा होगा या ऊपर रखा होगा, तो कंप्यूटर के CPU से बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, ना उसको टच बिल्कुल भी ना करें। अगर आप टच करते हैं तो ज़्यादातर संभावना यही रहती है कि वो बंद हो जाएंगे। अगर बंद होता है तो आपको आपकी जगह से उठा के किसी दूसरी जगह, एकांत जगह पर बिठा दिया जाएगा, दूसरे PC पर। अगर आपका PC बंद होता है चलते चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, टाइमिंग आपकी पूरी मिलेगी। आपको वहाँ पर ऑपरेटर से कांटेक्ट करना है, वो आपकी समाधान ज़रूर करेंगे। और जो हमारा जो मैटर है ना, जो टाइपिंग का और लेटर का और टेबल का, उन सब का प्रिंट निकल के आएगा, एक फ़ोटोकॉपी के पेज पर प्रिंट निकल के आएगा। तो उस प्रिंट पर सभी लोग सिग्नेचर करके ही आएँ, और सिग्नेचर करने से पहले उसको एक बार ध्यान से ज़रूर देख लें कि उसमें हमने लिखा था वह लिखा हुआ आया है या नहीं आया है, या हमारा प्रिंट है या किसी और का प्रिंट है। वैसे तो नाम, रोल नंबर वगैरह सब आता है, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रिंट को अच्छे से देख लें और सिग्नेचर किए बिना नहीं आए कोई भी। अब दूसरे दिन की बात करें, जब हम डिक्टेशन लिखेंगे उस दिन, तो देखिए डिक्टेशन लिखेंगे तो वहाँ पर कोई भी लोग, चाहे लड़की हो या लड़का, वहाँ पर अपना दिमाग न चलाएं ज़्यादा। जैसे स्टेनो जो होती है ना अपनी शॉर्ट हैंड, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में मिटा के रबड़ से और दोबारा से लिख देते हैं। तो देखिए आप ऐसा वहाँ पर न करें, नहीं तो आपको फेल कर सकते हैं वो लोग। जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दें। और वहाँ पर स्टेनो जो हम लिखेंगे ना, काट वाली पेंसिल होती है उससे, तो आप एक पेंसिल ही नहीं ले जाएं, 2 या 3 पेंसिल ले जाएं, एक्स्ट्रा ले जाएं, क्योंकि क्या पता आप डिक्टेशन लिख रहे हों और आपकी जो काट की पेंसिल है वो टूट जाए। अगर टूट गई तो फिर आप डिक्टेशन कैसे लिखोगे, क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा पेन है ही नहीं। तो इसलिए आप वहाँ पर 2 या 3 एक्स्ट्रा पेन
से ले जाएं और शॉर्पनर से अपने बार से ही उसको साफ करके ले जाएं, जिससे वहाँ पे अगर टूटती भी है तो तुरंत चेंज कर लो और आराम से डिक्टेशन लिख लो। क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों के साथ ज़्यादातर ये हुआ था कि वो लोग एक ही पेंसिल लेके गए थे और वह भी डिक्टेशन लिखते लिखते टूट गई, फिर वो लोग हो गए हाइपरनेस और उनकी डिक्टेशन रह गई। तो इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। और वहाँ पर टाइपिंग करते समय कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे मैटर है ना स्टेनो का, स्टेनो लिख ली या कुछ भी अपने कैसे भी आप हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो कुछ लोग घबरा जाएंगे। तो दोनों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में आएँ और ना ही घबराएं। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वाले क्या कर देते हैं कि वो जल्दी जल्दी टाइप करते हैं मैटर को और जल्दी के चक्कर में वो एक दो लाइन मिस कर जाते हैं। अगर समझो एक दो लाइन मिस हो गई तो सीधे हमारे 25 से 30 वर्ड आराम से मिस हो जाते हैं। अगर वो 25-30 वर्ड मिस हो गए तो हम वैसे ही फेल हो जाएंगे और फेल की कैटेगरी में माने जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर जब आप हिंदी ट्रांसलेट करें कंप्यूटर पर तो आराम आराम से करें और हर एक चीज़ का ध्यान रख के करें। और जो घबरा जाते हैं वो लोग घबराएं नहीं, आराम से अपनी जो शॉर्ट हैंड है ना उसको आराम से लिखें नॉर्मल तरीके से ही और उसको अच्छे से समझें, उसके बाद टाइप करें। वैसे आपको 5 मिनट का टाइम पढ़ने के लिए मिलेगा वहाँ पर नियम के अनुसार। कई कॉलेज में क्या कर देते हैं, वो टाइम को स्किप कर देते हैं, बोलते हैं आप पढ़ना लिखना बंद करो और उसमें डायरेक्ट टाइपिंग शुरू करो शॉर्ट हैंड की। तो वहाँ पर आप अपना 5 मिनट का टाइम जो रहता है शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन लिखने के बाद उसको पूरी तरह से उपयोग में लें, जिससे आपका हिंदी ट्रांसलेट अच्छे से हो जाए। और कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि 80 का और 100 का पेपर एक ही दिन होगा या दूसरे दिन होगा। तो देखिए जो 80 का पेपर है ना अपना दूसरे दिन होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद। तो देखिए पहले नंबर पे 80 का होगा अपना, दूसरे दिन 80 की डिक्टेशन बोल जाएगी, उसके बाद हिंदी ट्रांसलेट करवा लिया जाएगा आपसे और हिंदी ट्रांसलेट करने के बाद आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, प्रिंट निकल के आ जाएगा। फिर प्रिंट निकलने के बाद 10 मिनट का गैप रहेगा, उसके बाद आपको 100 की स्पीड की जो डिक्टेशन है वो बोली जाएगी। उस डिक्टेशन को लिखने के बाद फिर से आप सेम प्रोसेस चलेगी, हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और प्रिंट निकल के आ जाएगा। फिर आप उस प्रिंट पर सिग्नेचर करें और आपको एक स्टेनो की लिखने के लिए एक डायरी टाइप की कॉपी मिलेगी, जिसमें करीब पेज ज़्यादा से रहेंगे उसमें। और जहाँ तक वो आप शॉर्ट हैंड है ना अपनी 1 से 1.5 पेज में ही रखें, जिस पे आप रोल नंबर वगैरह नाम लिखेंगे। तो उस पेज से लेके दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा पेज लें या 2 या 3 लाइन ही एक्स्ट्रा में लें, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ से पेज को लिखते हैं, पेज में लिखते हैं, जैसे फ्रंट पेज पे आप नहीं लिखते हैं, सेकंड नंबर पेज से लिखते हैं, तो आप उस पूरे पेज में ही डिक्टेशन को लिखें। कुछ लोग क्या करते हैं 3-3 पेज में लिख देते हैं 400 वर्ड की डिक्टेशन को, तो ऐसा भी गलत रहेगा मेरे हिसाब से। जहाँ तक हो अच्छी और साफ शॉर्ट हैंड बनाएं। और किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। शुभ रात्रि।